जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण बिंदु तुगलक वंश में फिरोज तुगलक के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, यहाँ पर दिया है कि जो फिरोज तुगलक होता है, इसका शासन चलता है 1351 से लेकर 1388 के मध्य। इसका जो मूल नाम होता है, मतलब वास्तविक नाम होता है, ये कमालुद्दीन फिरोज होता है, इसे याद रखिएगा। इसका जन्म हुआ था 1309 ईस्वी में। इसकी उपाधि थी सैयद उस सलातीन, है ना। खलीफा ने यह उपाधि, खलीफा से यह उपाधि इसे मिली थी। तो ज़रूर याद रखिएगा, सैयद उस सलातीन इसकी उपाधि थी। किसने इसे दिया था? खलीफा ने। सल्तनत काल का अकबर, मतलब सल्तनत काल का अकबर इसे कहा था एल्फिंस्टन और इलियट ने। और सल्तनत का जय सिंह, भवन निर्माताओं का राजा, बर्नी ने इसे सल्तनत का आदर्श सुल्तान बताया था। देखिए, इसके और भी कई उपनाम है, जैसे सल्तनत का जय सिंह, मतलब जो सल्तनत काल था उस समय का जय सिंह। भवन निर्माताओं का राजा, ये भी इसकी उपाधि है। बर्नी ने इसे सल्तनत काल का आदर्श सुल्तान बताया, ये भी बिंदु इंपॉर्टेंट है। इसके राज्याभिषेक की बात करेंगे तो इसका राज्याभिषेक होता है 20 मार्च 1351 ईस्वी को। थट्टा में सिंधु नदी के तट पर हुआ था। वह 45 वर्ष की उम्र में सुल्तान बना था। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये भी बिंदु याद रखना है कि सिंधु नदी के तट पर इसका राज्याभिषेक हुआ था और जब ये 45 वर्ष का था उस समय राजा बना था। 1345 ईस्वी में फिरोज तुगलक ने दिल्ली में एक संरक्षक परिषद का गठन किया था। संरक्षक परिषद का गठन ये किसने किया है? फिरोज तुगलक ने किया है। कहाँ पर किया है? दिल्ली में। इसके बाद देखिए, फिरोज ने फिरोजाबाद शहर कहाँ पर है? दिल्ली में है। एक नक्षत्रशाला की स्थापना करवाई। नक्षत्रशाला मतलब ग्रह तारे, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है फुतुआत ए फिरोज शाही। ये फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब खुद ही इसने लिखी है। देखिए, आत्मकथा और जीवनी दोनों में अंतर समझिएगा। आत्मकथा मतलब जिसकी कहानी है वही खुद लिखेगा, और जीवनी का मतलब ये होता है कि उस जीवन के बारे में दूसरे के और लिखा दूसरे में ने है। तो फुतुआत ए फिरोज शाही ये इसकी आत्मकथा है, मतलब इसका रचनाकार कौन है? फिरोज तुगलक है। निर्वाचित सुल्तान होता है। फिरोज तुगलक एक निर्वाचित सुल्तान था। इसका मतलब पता है, राजा का बेटा राजा होगा, ये ऐसी परिस्थिति नहीं होता है। जनता इसे पसंद करती है, इसे निर्वाचित करती है। वंशानुगत सिद्धांत, अमीरों एवं सैनिकों को संतुष्ट करने के लिए फिरोज तुगलक ने वंशानुगत सिद्धांत लागू किया था। तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ बिंदु दिए ही गए। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए कुछ नंबर्स दिए गए। आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कूपन कोड वाले सेक्शन में ज्ञान सर नाम से कोड अप्लाई करते हैं, जिसमें कि सभी लेटर्स स्मॉल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिए सिंचाई कर, जो इसने सिंचाई कर लगाया था उसका नाम था हक ए सर्ब, है ना। अब ये बताया जा रहा है फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर हक ए सर्ब लागू किया था, जो कि कुल उपज का 10% होता था। मतलब जितनी उपज होगी उसका 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा सिंचाई के लिए, है ना। सिंचाई कर का नाम क्या है? हक ए सर्ब। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार बना है पेपर में कि हक ए सर्ब क्या होता है? ये सिंचाई कर होता है। अब फिरोज तुगलक के अभियान, अभियान का मतलब इसने कहाँ कहाँ आक्रमण किया था, किन किन क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया था, है ना। तो इसमें सबसे पहले दिया बंगाल अभियान।
फिरोज ने 1353 ईस्वी में और 1359 ईस्वी में 2 बार बंगाल पर असफल अभियान किया। असफल का मतलब बंगाल पर ही हमला करता है लेकिन बंगाल को जीत नहीं पाता है। जाजनगर जो कि उड़ीसा में 1360 ईस्वी में फिरोज ने जाजनगर पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक भानुदेव तृतीय भाग गया और फिरोज ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लूटा। मतलब जब ये जाजनगर मतलब उड़ीसा पर आक्रमण करता है तो यहाँ का सुल्तान भाग जाता है और इसने जगन्नाथ मंदिर में लूटपाट की थी। नगरकोट 1361 ईस्वी में फिरोज ने कांगड़ा में स्थित नगरकोट पर आक्रमण किया। सर्वप्रथम 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी नगरकोट को जीता था। देखिए नगरकोट कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में, है ना। ये 1361 ईस्वी में हमला करता है। इससे पहले 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यहाँ पर हमला किया हुआ था। ठट्टा अभियान ये फिरोज तुगलक का अंतिम अभियान होता है। सिंध के ठट्टा पर हुआ था। अफीफ के अनुसार यह सल्तनत के इतिहास का सबसे अव्यवस्थित अभियान था। मतलब इसमें कोई व्यवस्था नहीं होता है, सबसे अव्यवस्थित अभियान रहता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फिरोज तुगलक द्वारा हटाए गए कर। फिरोज तुगलक ने कई कर हटाए। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है ये कर है और ये किस पर लगता था इसकी जानकारी। देखिए गुल फरोशी ये फूलों की बिक्री पर लगने वाला टैक्स हुआ करता था जिसे फिरोज तुगलक ने समाप्त कर दिया था। अमीर तरम है ना, ये मनोरंजन कर था। मतलब अगर आप मनोरंजन कर रहे हैं तो इस पर टैक्स देना होता था, ये भी इसने समाप्त कर दिया। रोग नगरी ये तेल बनाने पर टैक्स लगता था जिसे रोग नगरी कहते थे, इसे भी इसने समाप्त कर दिया था। खिजरापत सब्जी और फलों पर लगने वाले कर को भी इसने समाप्त कर दिया। इसी प्रकार दिया है जिजिया ए तंबोल, है ना, ये पान के पत्तों पर की बिक्री पर लगने वाला कर हुआ करता जिसे जिजिया ए तंबोल कहते थे। जजारी एवं कसाबी कसाईयों पर जो टैक्स लगता था इसे इसने हटा दिया था। नद्दाफी ये रुई धुलने का टैक्स था, ये भी इसने समाप्त कर दिया था। फिर आगे दिया है साबुन नगरी, है ना, साबुन बनाने पर जो लगने वाला कर था ये भी फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया था। तो इसने काफ़ी बेहतरीन टैक्स समाप्त किए, है ना, ये याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर और भी कुछ टैक्स के नाम दिए। टैक्स कौन सा है कि मार खाना, मतलब जुआ घरों पर जो कर होता था ये भी कर इसके द्वारा हटा दिया गया। अब्बाब अतिरिक्त कर या उपकर जो होता था ये भी समाप्त कर दिया गया। और फिर आगे है इहतिसाबी, है ना, मुहतसिबों पर लगने वाला कर ये भी समाप्त कर दिया था। विवाह कर जिसे कि निकाही कहते थे, है ना। आगे है दरोगी तथा अफीफ के अनुसार दान गाना मुस्तगिल और दौरी कर, मतलब विवाह कर जिसे निकाही कहते थे ये भी इसने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। आगे दोस्तों यहाँ पर दिया फिरोज तुगलक द्वारा खुदवाई गई 5 प्रमुख नहरें, है ना। फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण काफ़ी करवाया था। तो इसमें सबसे पहला नहर है, पहली नहर यमुना नदी से हिसार तक है। यमुना नदी मतलब ये उत्तर प्रदेश से लेकर हिसार मतलब हरियाणा तक फैला हुआ है ना। नदी 150 मील लंबी है, इसे उलुग खानी नहर कहते थे उस समय। दूसरी नहर सतलज नदी से घग्गर तक है, 96 मील लंबी, ये राजवाही नहर के नाम से जानी जाती थी। तीसरी नहर है सिरमौर की पहाड़ी से हासी तक, है ना। चौथी नहर है घग्गर नदी से फिरोजाबाद तक और पांचवी है यमुना नदी से फिरोजाबाद तक। देखिए इसने नहरों का काफ़ी निर्माण करवाया और फिर सिंचाई कर लागू किया था। अब इसके विद्रोह की बात करेंगे, इसके समय में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था। तो बताया जा रहा है कि फिरोज तुगलक के समय में पहला विद्रोह 1376 से 77 के बीच में हुआ है। गुजरात के सूबेदार दामगानी ने किया है। दामगानी ने क्या विद्रोह किया? फिरोज के संपूर्ण शासनकाल में किसी सूबेदार का वह पहला और अंतिम विद्रोह था और उसे दबाने के लिए सेना की आवश्यकता भी नहीं हुई। मतलब फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सिर्फ यही एक विद्रोह होता है और इसे दबाने के लिए सेना की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये एकमात्र विद्रोह था जो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। दूसरा विद्रोह इटावा में 1377 में हुआ। रुहेलखंड मतलब कटेहर के शासक खड़कू ने 2 सैयदों की हत्या कर विद्रोह किया था। सभी विद्रोह फिरोज तुगलक ने सफलतापूर्वक दबा दिए, परंतु कटेहर का विद्रोह दबाने में के लिए फिरोज स्वयं यहाँ आया। मतलब देखिए और जितने विद्रोह थे ना ये फिरोज शाह तुगलक के जो सैनिक होते हैं वही दबा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ना फिरोज को स्वयं आना पड़ता है ना, तब ये विद्रोह शांत होता है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया देखिए जजिया कर। अब जजिया की बात करेंगे, सबसे पहले याद रखिएगा जजिया एक ऐसा टैक्स हुआ करता था जो नॉन मुस्लिम्स पेड करते थे। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है वो जजिया दिया करता था और जजिया मूल रूप से एक धार्मिक कर था, है ना। अब जजिया लगाने के संदर्भ में मतलब अलग अलग शासकों ने जजिया लगाया है, अलग अलग समाप्त किया है। जजिया के बारे में जितने भी फैक्ट है सभी एक जगह पर दिए जा चुके हैं, समझिएगा। देखिए यह एक गैर धार्मिक कर था, मतलब धर्म पर ये देखिए गैर धार्मिक कर था, है ना। भारत में जजिया कर यहाँ पे लिखा है गैर धार्मिक कर, मतलब जबकि ये धार्मिक कर था दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। मतलब धर्म पर लिया जाने वाला टैक्स था, है ना। आगे दिए भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। सबसे पहले कौन लगाता है? मोहम्मद बिन कासिम लगाता है। इसके बाद आगे दिया है
फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। देखिए, जब मोहम्मद बिन कासिम लगाते हैं ना, तो ब्राह्मणों पर, विधवाओं पर, विकलांगों पर नहीं लगाते। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया, है ना। अकबर प्रथम ने जजिया को समाप्त कर दिया, परंतु औरंगजेब ने फिर से लगाया। देखो, अकबर ने क्या किया कि जजिया को समाप्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब फिर से जजिया लगाते हैं। फर्रुखसियर ने एक बार जजिया को समाप्त कर दिया था, परंतु फर्रुखसियर ने जजिया को फिर से लगा दिया। देखो, सबसे पहले किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम, है ना, मोहम्मद बिन कासिम, ये सबसे पहले जजिया को अप्लाई करता है ना। इसके लेकिन ये विधवा, विकलांग और ब्राह्मण पर नहीं लगाते। फिरोज तुगलक ये क्या करते हैं, ब्राह्मणों पर भी लगा देते हैं, है ना। इसके बाद अकबर, इसने जजिया को समाप्त कर दिया था। अकबर के बाद क्या होता है कि औरंगजेब फिर से इसको लगा देता है। फिर औरंगजेब के बाद ना फर्रुखसियर नाम का शासक आता है, ये पहले समाप्त करता है, लेकिन फिर से फर्रुखसियर भी इसे लगा देता है। और इसके बाद क्या देखिए, जो सबसे अंत में होता है मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, ये जजिया को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। मतलब भाई अब आगे कोई भी जजिया नहीं लगाएगा। तो नाम आपको याद रखना है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि किस शासक ने जजिया करण को पूर्णतः समाप्त कर दिया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। देखिए, सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुइयाँ द्वारा संस्कृत में फारसी में अनुवाद की गई पुस्तक तिब्ब ए सिकंदरी या याद नुस साफियाए सिकंदरी चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। देखिए, तिब्ब ए सिकंदरी ये किसने लिखा है, मियाँ भुइया ने लिखा है ना। या फिर इसी का मतलब एक नाम और है, याद नुस सफियाए सिकंदरी, है ना। ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित पुस्तक है, मतलब इसमें चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई है। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। देखिए, इसने खुद ही घूसखोरी को आगे बढ़ाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा एक अष्टभुजी मकबरा है। अभी तो जब लोदी वंश पढ़ेंगे तो विस्तार से इसके बारे में समझेंगे। निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर था। देखिए, ये पीछे जो जितनी चीज़ें छूटी थी ना, यहाँ पर ये हम लोग पढ़ ले रहे हैं। निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था, इल्तुतमिश का। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर काकतीय राजवंश का शासन था, ये हम लोगों ने पीछे देख रखा है। आगे दोस्तों यहाँ पर दिए, अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर गुजरात अभियान से प्राप्त हुआ था। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। देखिए, तैमूर का जब आक्रमण हुआ था तो यहाँ पे नासिरुद्दीन महमूद का शासन होता है। ददरा का युद्ध दौरा 1532 ईस्वी में हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया था। मुगल साम्राज्य के विलय के समय बीजापुर का शासक सुल्तान सिकंदर था, है ना। अल्पत का जागीर व्यवस्था का आरंभ जहांगीर ने किया था। तो ये कुछ वन लाइनर फैक्ट है जो कि ऐसे डायरेक्ट दिए पेपर में पूछे गए। ये आप आगे से पढ़ेंगे ना तो आगे आपको विस्तार से मिलेगा। देखिए, यहाँ पे दिया जा रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा बनता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान किसने था जिसने गाजी की उपाधि धारण की, तो गयासुद्दीन तुगलक है। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में सबसे ज़्यादा नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहा। मतलब फिरोज तुगलक सबसे ज़्यादा क्या किसके लिए फेमस रहा, नहरों के निर्माण के लिए। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, तो हम लोगों ने पीछे ही देख रखा है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया। देखिए, मेरठ का जो स्तंभ अभिलेख था और जो टोपरा का स्तंभ अभिलेख था, इसे कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। इसके बाद यहाँ पर दिया जाए, फिरोज तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके शासनकाल में भविष्य में होने वाले समारोह 21 दिन ही चलेंगे। मतलब फ्यूचर में जितने भी समारोह होंगे सब 21 दिन चलेंगे। फिरोज अपनी आत्मकथा में बताता है कि उसने शासन के प्रथम 6 वर्षों में मिस्र के खलीफा से 2 बार सुल्तान पद की स्वीकृति ली है। मतलब मिस्र के जो खलीफा होते हैं इसे 2 बार सुल्तान बनने की स्वीकृति देते हैं। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा है ना। सीरत फिरोज शाही का लेखक बताता है कि फिरोज को क्रमशः अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद अबू बकर मुतवक्किल ए अल्लाह से मानपत्र अभिषेक पत्र प्राप्त हुआ है। उसने पहला मंसूर ईद के दिन 17 दिसंबर 1355 को प्राप्त हुआ है। देखिए, यहाँ पे देखिए ये बताया जा रहा है कि इसे ना 2 बार मतलब मानव अभिषेक पत्र मिला है, और इससे पहला कब मिलता है, ईद के दिन मिलता है 17 दिसंबर 1355 में। आगे दिया है, संतों की मस्जिदों पर मुस्लिम स्त्रियों को जाने से रोक लगा दिया ताकि महिलाएं लोगों को कामुक नज़रों से बची रहे। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो संतों की मजार है ना, वहाँ पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर इसने रोक लगा दिया। कारण है ना, ताकि महिलाएं जो लोगों की कामुक नज़रें इससे बची रहे, इसीलिए इसने मज़ारों पर महिलाओं को जाने से रोक दिया था। जजिया को पृथक कर बनाया और इसे ब्राह्मणों पर भी आरोपित किया। अभी तक वो इससे मुक्त थे। उसने एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया था, है ना। आगे दिया है, महल के सुंदर भीति चित्रों को मिटवा दिया क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही थी। भोजन है तो सोने एवं चांदी के बर्तनों की मनाही कर दी। उसने शुद्ध रेशमी एवं जारीदार वस्त्रों एवं मानव आकृतियों के चित्र बने हुए वस्त्रों पर भी रोक लगा दी। देखिए, इसने क्या किया, जो भित्ति चित्र है इसको मिटवा दिया क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही है ना।
इसके बाद सोने और चांदी के जो बर्तन थे इसको भी इसने रोक दिया क्योंकि इसकी मनाही है ना। और रेशमी जरीदार वस्त्र जो है इसको भी इसने रोक दिया क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही है। आगे यहाँ पर दिया जा रहा है गैर मुस्लिमों को धर्म परिवर्तन का लालच दिया। अफीफ के अनुसार हिंदू दूर दूर से आते और इस्लाम ग्रहण करते थे, बदले में सुल्तान से पद व धन प्राप्त करते थे। मतलब इसने क्या किया कि भाई लालच दिया, आप धर्म परिवर्तन कीजिए आपको धन दिया जाएगा, है ना। आगे यहाँ पर दिया जा रहा है कि फिरोज ने मेहदी नेता रुकनुद्दीन की हत्या करवा दी क्योंकि उलेमाओं के अनुसार वह गैर इस्लामिक कार्यों में लिप्त था। मतलब फिरोज तुगलक ने क्या किया, रुकनुद्दीन की हत्या करवा दी। क्यों? क्योंकि एक गैर इस्लामिक कार्यों में लिप्त था। उसने अहमद बिहारी को मरवा दिया क्योंकि उसके अनुयायियों ने ईश्वर घोषित किया था। देखिए अहमद बिहारी इसके जो मानने वाले थे इसे ईश्वर मानने लगे थे, इसीलिए फिरोज तुगलक ने इसे मरवा दिया। फिरोज तुगलक ने दलाल ए बजरहा मतलब क्रय विक्रय कर, देखिए ये याद रखिएगा, दलाल ए बाजार रहा, है ना। ये क्या रहा, क्रय विक्रय कर, गृह कर, चारागाह कर सहित 24 करों को हटाकर सिर्फ 4 कर जजिया, जकात, खराज और खुम्स को लगाया था। मतलब इसने कुल मिला जुला के 24 टैक्स जो थे ना सबको समाप्त कर दिया और इसने खाली 4 कर अप्लाई किया, जजिया, जकात, खराज और खम्स, है ना। क्योंकि इस्लाम इतने ही करों को मान्यता देता है, इन करों को हटाने से उसे 30 लाख रुपए की हानि हुई। खुम्स वही रखा जो इस्लाम मान्यता देता है, अर्थात 1/5 राज्य का होगा और 4/5 सैनिकों को दिया जाएगा। खराज की दर भी 1/5 रखा गया। देखिए इसने पूरी तरीके से जो टैक्स लगा है ना वो इस्लाम के अनुसार था। दिल्ली में 1200 बाग, सलूरा बांध पर 80 बाग, चित्तौड़ में 44 बगीचे लगवाए, अलाउद्दीन खिलजी के 30 पुराने बगीचों को फिर से लगवाया, है ना। यहाँ काले एवं सफ़ेद अंगूर होते थे। मतलब इसने काफ़ी बागों का निर्माण करवाया। इन बागों से उसे 1,80,000 टका की आय होती थी। फलों की गुणवत्ता सुधारने का भी इसने प्रयास किया था। आगे दिया है फिरोज पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना कराई थी। मतलब जो हिंदू धर्म ग्रंथ है इसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया जाए। सर्वप्रथम फिरोज के काल में गुजरात के सूबेदार के संरक्षण में संगीत की पुस्तक राग दर्पण का फारसी अनुवाद हुआ जो कि भारतीय संगीत पर ज्ञात पहली फारसी ग्रंथ है। फिरोज ने हौज ए इलाही का मतलब अलाउद्दीन खिलजी का तालाब और हौज ए शमसी की मरम्मत कराकर पुनः इसे खोल दिया था। मतलब हौज ए इलाही और हौज ए शमसी इसका इसने मरम्मत करवाया था। फिरोज ने 5 दारुल शिफा मतलब खैराती औषधालय खुलवाया था। मतलब इसने 5 हॉस्पिटल बनवाए थे। अफीफ फिरोज द्वारा निर्मित 7 बांधे फतेह खां, मालदा, शुक्र खां, सलूरा, महिपालपुर और बांधे वजीराबाद का उल्लेख करता है। इसी प्रकार दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ और पॉइंट दिए गए, ये पॉइंट काफ़ी अधिक है ना। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ये दिया है कि कहाँ ये रहा, फिरोज ने सरकारी खर्चे से दिल्ली में 120 सरायों का निर्माण करवाया। कोई भी यात्री यहाँ पूरे वर्ष मुफ्त में रह सकता था। मतलब इसने 120 सराय बनवाए थे, जो चाहे यहाँ पर वर्ष भर मुफ्त में रह सकता है। फिरोज ने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की ताकि मुस्लिम अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक मदद किया जा सके और निर्धन मुस्लिम लड़कियों का विवाह हो सके। देखिए दीवाने खैरात इसकी स्थापना किया गया था मुस्लिम महिलाओं के लिए, मतलब जो विधवा हैं अनाथ हैं उनके लिए, और जो मुस्लिम लड़कियां उनके विवाह के लिए। आगे दिया है दीवाने खैरात के अंतर्गत उसने विवाह विभाग की स्थापना की थी। फिरोज ने राजस्थान के राजस्व को दीवाने खैरात के लिए दान दे दिया था। फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग मतलब शोहरत आम की स्थापना की, मतलब सार्वजनिक निर्माण किया जाएगा। फिरोज ने अपने भाई जौना खां की याद में 1359-60 में गोमती नदी के किनारे जौनपुर की स्थापना की। जौनपुर जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है ना, इसकी स्थापना किसने किया है? अपने भाई जौना खां की याद में फिरोज तुगलक ने किया है। आगे दिया है फिरोज तुगलक के पास सर्वाधिक गुलाम थे जिनकी कुल संख्या 1,80,000 थी। फिरोज ने रोजगार विभाग की भी स्थापना की थी। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने वृद्धावस्था पेंशन हेतु दीवान ए इस्तिहाक मतलब पेंशन विभाग, भाई जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगा, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग, शोहरत आम मतलब सार्वजनिक निर्माण विभाग, है ना, दीवान ए खैरात मतलब और दीवान ए बंदगान। दीवान ए खैरात का मतलब है शादी विवाह के लिए विभाग, और दास विभाग और बेरोजगारों के लिए रोजगार ब्यूरो की भी स्थापना किया था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में प्रचलित कुल करों की संख्या 5 थी, है ना। फिरोज ने लोक शिकायतों के निवारण के लिए एक अलग विभाग दीवान रिसालत का गठन किया था, है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया है फिक ए फिरोज शाही के नाम से फिरोज तुगलक ने फारसी भाषा में इस्लामी कानूनों का संग्रह तैयार करवाया। वहीं औरंगजेब ने अरबी भाषा में फतह ए आलमगिरी की तैयार करवाया था। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिक ए फिरोज शाही
ये फारसी भाषा में था, कानूनों की किताब थी और औरंगज़ेब ने फतह-ए-आलमगीरी जारी किया था। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक मंदिरों को तोड़ा और मरम्मत पर पाबंदी लगा दी। आगे दिया जा रहा है, फिरोज तुगलक ने खराज मतलब लगान, खुम्स मतलब लूट का माल, जजिया का मतलब है गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर और जक़ात का मतलब मुस्लिम का कर, है ना, इन चारों पर लगाया जाता है। कुछ छोड़कर अन्य सभी कर समाप्त कर दिए थे। नेक्स्ट दिया किसानों पर सुरु मतलब सिंचाई कर लगाया जाता था। फिरोज को आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने इसे ये नाम दिया है। फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर नगरों की स्थापना की और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नगर बसाया है। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल की मरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल भी बनवाया है। वह मेरठ और टोपरा स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली लेकर आया था, ये तो हम लोगों ने पीछे देख रखा है ना। दासों के लिए दीवाने बंदकान, ये भी हो चुका है। दीवाने खैरात मतलब ये शादी विवाह के लिए। खैराती अस्पताल दारुल सफा की इसने स्थापना की है, तो ये भी आपको याद रखना है, दारुल सफा ये खैराती अस्पताल है ना। इसने मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग, रोजगार कार्यालय की भी स्थापना की है। जगन्नाथपुरी को इसने हानि पहुंचाई थी, हम लोगों ने पीछे ही देखा है, अपने उड़ीसा अभियान में ऐसा करता है। फिरोज शाह तुगलक ने 2 सिक्के, एक आधा मतलब जीतल का आधा होता था और बिक जो कि जीतल का 1/4 होता था, चलाए थे। इसने ससगानी मतलब 6 जीतल का सिक्का भी चलाया था। तो दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में कंप्लीट जानकारी रही। अगली क्लास में हम नासिरुद्दीन महमूद शाह के बारे में पढ़ेंगे और फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह को ख़त्म करते आगे आएगा सैयद वंश, तो ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।